को सिम्स हॉस्पिटल, जो हमारे लिए एक नया नाम था। और यूँ जब हमने फाइनल किया उसके बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और सारे वरिष्ठ डॉक्टर्स अपनी सेवाएं वहाँ देते हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मैंने सही डॉक्टर्स का चयन किया। सुंदर परिवार हम मिलजुल के रहें, अपना सुंदर परिवार, चाहे गम कितने आए, दुख की बदली छाए, हाथ मिलाकर एक दूजे का साथ सदा ही निभाए, खुशियाँ हो जीवन में, होठों पे हर दिगंबर जैन दशा, नरसिंहपुरा संस्थान की पहचान। दर्शन हो वही भव पार होता है, जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते वहाँ नवकार होता है। शत नमोस्तु करता हूँ उनका, जहाँ कहीं भी हों, आज मैं ये भावना पा रहा हूँ, जिस भी पर्याय में हों वो मुझे आज आशीर्वाद जरूर दे रहे होंगे। उनके पिताजी की जन्मदिन पुण्यतिथि 22 दिसंबर है। अक्टूबर महीने में मेरे मन में भाव आया, मैंने सहसा ही हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय मूर्तिलाल भाई साहब को मैंने फोन किया, उनसे उनके साथ मेडिकल कैंप करने की कोशिश करूंगा, कोई उसमें मैं कोताही नहीं करूंगा, ये मेरी भावना है। मैं सरापा एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ, उनके साथ करूँगा, स्काउट के साथ करूँगा, लेकिन डेफिनेटली ऐसा कार्यक्रम करता रहूँगा। आगे मुझे समय की मर्यादा है कि आप बहुत दूर से चलकर हमारी रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक अंशुल कुमार पवन कुमार सराफ, जो हमारे इस कार्यक्रम में सहभागी हैं, और अंशुल जी बहुत पीछे बैठे हैं, मगर काम करने में वो सबसे आगे थे। पवन जी भाई साहब तो खाली निर्देश करते हैं और काम अंशुल जी करते हैं। मैं उनका भी और उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, पूरे परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे कार्याध्यक्ष आदरणीय मांगीलाल जी मेहता साहब का हार्दिक स्वागत, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय चेतन जी मूसलिया साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पवन जी भाई साहब, सही मायने में तो ये चौथा निःशुल्क चिकित्सा शिविर हमारा है। इसके पहले हमारे अहमदाबाद से डॉक्टर रौनक शाह और उनकी टीम, डॉक्टर हर्षित शाह और इनकी टीम हमारे उदयपुर में आई है, और 2 हमने चिकित्सक और दूसरी जगह से बुलाए हैं। अभी हमारा लगभग दूसरे हॉस्पिटल से बात हो गई थी, अपोलो से बात हो गई थी,
और सक्सेना जी से बात हो गई, मगर हमारे आदरणीय अभिषेक जी जो हैं उन्होंने कहा कि बहू जी ये तो हमारी टीम ही आएगी, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आप भरत जी रजावत से निवेदन करूंगा और राजेंद्र जी रजावत। दिनेश जी रजावत, रमेश जी रजावत और रविंद्र जी रजावत। सारे सभी डॉक्टर्स को जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय महावीर। धर्मेंद्र जी थे कि ले लीजिए। अगर आपने लिखवाया होगा तो लिखा होगा, उनको नहीं पता पड़ेगा। अब इनके नाम लिखो ना, बाकी लोगों का आपने न्यूरो फिजिशियन को दिखाना, ये मेरे नाम नहीं लिखा। सारी चीज़ों में मत जाओ, जो काम का उसमें उससे वो फोकस करो। सारी चीज़ों में जाओगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ब्लड टेस्ट करते हैं ऐसा करते हैं, उससे क्लियर पता चलता शुरुआत है तो पता चलता है आगे दवा लेनी है कि नहीं। तकलीफ तो है नहीं ना, उम्र कितना होगा। मैं वैसे हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं कि 10 बजे से 2 बजे का था, अब हमने इसको 11 बजे चालू किया। 1 घंटा हमारा स्वागत में हो गया, क्योंकि गुजरात के सभी वरिष्ठ मेहमान आए और मेवाड़ की पब्लिक से उनका स्वागत भी बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने उनका स्वागत किया। हम इसको 1 घंटा आगे बढ़ाएंगे, 2 की बजाय 3 बजे तक हम दोपहर 3 बजे तक। हाँ 3 बजे तक का करेंगे, ताकि जो मरीज रह गए उनको पूरी सुविधा मिले। 5 बज जाएगी तो भी देखेंगे का सुविधा, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हाँ रजिस्टर। मैं आपके चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ कवरेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका स्टेटमेंट हाँ ऋषभ जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आज के आज का जो शिविर लग रहा है, निःशुल्क शिविर, आप सभी लोग उदयपुर से आके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे? भैया इसमें दवाई नहीं लिखी है। बढ़िया लोगों को बढ़िया सुविधा मिल रही है। हार्ट के डॉक्टर आए हुए हैं, न्यूरोलॉजिस्ट आए हुए हैं, कैंसर ऑफिसर्स आए हुए हैं, गायनिक आए हुए हैं, पेडिक सर्जन आए हुए हैं, फिजिशियन आए हुए हैं। सब तरह के अवेलेबल है यहाँ पे। कोई पेशेंट अभी खाली नहीं गया अभी तक। अभी 30 पेशेंट देख चुके हैं, अभी 11 बची है। दवाइयाँ सारी निःशुल्क हैं? दवाइयाँ सब निःशुल्क है, जाँचें सब निःशुल्क है, बढ़िया सब सुविधा बढ़िया है। और किस बीमारी में आप स्पेशलिस्ट हैं? नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनेश पटेल, लंग्स और आईसीयू का डॉक्टर, जिसे बोलते हैं पल्मोनरी एंड इंटेंसिविस्ट। जी, मैं बांसवाड़ा में पहली बार पधारा हुआ हूँ। जी जी। और हमारे मतलब जो कोविड के जो मतलब मेमोरीज है बांसवाड़ा से, हमारा सेकंड केस जो था मतलब लॉन्गेस्ट स्टे इन सिम्स हॉस्पिटल 90 दिन तक रहा था जी, मिस्टर भट्ट करके, वो हमारे यहाँ से और हम अभी मिल के आए। हम जो बेसिकली लंग्स डॉक्टर जिससे बोलते हैं सांस की प्रॉब्लम, बेसिकली आपको समझ में से कोविड की प्रॉब्लम, कोविड के डॉक्टर जी जी। और तो उसके लिए जांच के लिए हम लोग इधर बता रहे हैं, निःशुल्क हम लोग जांच करें यहाँ पे। और मतलब जो भी जितनी हो सके दवाई, जो सांस की दवाई है जो फ्री में दे सके, उतनी हम लोग देने की कोशिश करें। आपको क्या लगता है कोरोना काल के बाद क्या लोगों को इस बीमारी, जो सांस बीमारी कही जाती है, उसके मरीजों की संख्या बढ़ी? बढ़ी नहीं है, लोगों को अवेयरनेस बढ़ी, मतलब समझ में आया कि सांस की बीमारी से हम लोग उनको मतलब उसको फोकस करना चाहिए जी। जैसे पेशेंट होते सांस फूलती रहती है, हमको कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो अभी बोला कि फेफड़ों की अहमियत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोग सावधान हो गए, लोग बहुत सावधान हो गए। किसी को सर्दी खांसी भी हुई तो बोला सोचा चेक करवा लो, पहले तो बोला चलता रहता है। और वैक्सीन के लिए भी लोग अभी काफ़ी जागरूक हो चुके हैं कि वैक्सीन भी ले, जो कोविड से अलावा जो नॉर्मल होती थी वो उसके लिए भी।
तो इस बीमारी से बचने के लिए क्या उपाय आप बताएंगे लोगों को? जैसे ठंड के मौसम में आप अपने मतलब परहेज रखो, जिसको सांस की बीमारी है मतलब जगह बाहर मतलब रात को मत जाओ, और जहाँ पे गंदी जगह है वहाँ पे मत जाओ, और वैक्सीन लेते रहो। वैक्सीन मतलब कि नॉट कोविड की, जो निमोनिया की वैक्सीन आती है, और स्वाइन फ्लू की वैक्सीन। स्वाइन फ्लू अभी भी हमारे देश में है। आपका परिचय? डॉक्टर मिनेश पटेल, इंटेंसिव पल्मोनोलॉजिस्ट फ्रॉम सिम्स हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर राजदीप गुप्ता जी, मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर रोग के विशेषज्ञ की तरह कार्यरत हैं। हम हर एक प्रकार के कैंसर के मरीज का ट्रीटमेंट वहाँ करते हैं। मेनली हम सॉलिड कैंसर और ब्लड कैंसर की बीमारी से डील करते हैं, और हमारा मेन ट्रीटमेंट का पार्ट है कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। इसके अलावा कई अंतिम स्टेज के कैंसर के दर्दियों में हम उन्हें आराम मिले, उसके लिए जो पैलिएटिव केयर की सुविधा है वो भी प्रदान करते हैं। डॉक्टर साहब, लोगों को कैंसर की बीमारी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतने चाहिए? कैंसर की बीमारी के जो मुख्य कारण है उसमें एक तंबाकू का सेवन, धूम्रपान का सेवन, ये सभी है। तो हमें सभी कुटीर से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा कई लोगों की फैमिली में कई लोगों को एक साथ में कैंसर की बीमारी कई लोगों को देखने को मिलती है। तो ऐसे में आजकल कुछ जांचें उपलब्ध है, वो कराने से हमें अगर फैमिली में किसी जेनेटिक बीमारी के कारण कैंसर की बीमारी हो रही है तो हम उसे भी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा कैंसर के कॉमन जो सिम्टम्स है, जैसे छाती में गांठ होना, उसी तरह कोई छाले मुंह में छाला होना, उसी तरह मल द्वार में से कंटिन्यूस स्राव होना, या वजन की कमी होना, या कफ आना कंटिन्यूस, उसमें खून आना, एक सामान्यतः लक्षण है। अगर ऐसा कुछ भी हो तो आपको डॉक्टर के पास जाके उसकी जांच करवानी चाहिए। आप बांसवाड़ा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो मेजर्स होते हैं उनके लीवर में धीरे धीरे करके फैटी लीवर होता है शुरू में, उसके बाद वो लीवर सिरोसिस तक जा सकता है। तो इस चीज़ को नहीं होने के लिए हमें 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें डायबिटीज़ का कंट्रोल रखना है। जिन लोगों को कोई बुरी आदत है अल्कोहल की तो उसे बंद करना है। बाकी आम जनता में यदि एक्टिविटी ज़्यादा रखेंगे, वेट को कंट्रोल करेंगे तो उनका लीवर स्वस्थ रहेगा। और जिन लोगों को लीवर फेल है उन्हें प्रॉम्प्टली ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे इसकी इलाज होता है उसको दिखाना चाहिए। लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट भी एक ऐसा उपाय अभी निकल के आया है जिससे हम जो बीमार लीवर है उसे निकाल के ट्रांसप्लांट करके ठीक नया लीवर लगाते हैं, और ऐसे में दर्दी को नया जीवन मिल सकता है। कि एक बार लीवर पूरा खराब हो जाने पे वो जिंदा नहीं रह पाता है। तो लीवर स्वस्थ रखने हेतु क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर खान पान में ध्यान रखना है कि जो पैकेज फूड आता है जैसे कि नमकीन वगैरह जिसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, जिसमें फ्री कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो कम करना है। हो सकता है तो न खाएं। प्रोटीन ज़्यादा खाना है। कोल्ड ड्रिंक और जो शीतल पेय ली जाते हैं ये भी मुख्य कारण हो सकता है। ये है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है और वो शुगर की वजह से लोगों में वेट गेन ज़्यादा हो जाता है। फैटी लीवर का एक मुख्य कारण है, और ये चीज़ छोटे बालकों में भी ज़्यादा पाई गई है। बालकों में पहले मतलब भूतकाल में फैटी लीवर नहीं हुआ करता था, अभी फैटी लीवर होने छोटे बच्चों को होने लगा। जी। आपका परिचय? मैं डॉक्टर विकास पटेल, मैं लीवर रोग स्पेशलिस्ट और लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन। सर, लीवर ट्रांसप्लांट जो करवाया जाता है उसका खर्चा सर कितना बैठता है? लीवर ट्रांसप्लांट यदि हमारे हॉस्पिटल में करते हैं तो उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 20 लाख रुपए जितना हो जाता है। उसमें लीवर का जो पेशेंट होता है उसको और उसको जो डोनेट करेगा लीवर डोनर, दोनों का खर्चा शामिल है। नमस्ते, मैं डॉक्टर मोना शाह हूँ। मैं गायनिकोलॉजिस्ट और गायनिक कैंसर सर्जन हूँ सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद से। मैम, अधिकतर आजकल हॉस्पिटल में देखा जाता है कि महिलाओं के अंदर बच्चेदानी की खराबी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं में अपने इंडिया में 2 कैंसर सबसे कॉमन है। पहला नंबर है स्तन का कैंसर, दूसरा कैंसर है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हम बोलते हैं कि उसको हम अटका सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसके लिए वैक्सीन
अवेलेबल है, जैसे कोरोना की वैक्सीन, वैसे कैंसर को अटकाने की वैक्सीन अवेलेबल है जो कि 9 से 14 साल की छोटी बच्चियों को दिया जाता है। और 25 साल की उम्र के बाद मैरिड महिलाओं को हम बोलते हैं कि नीचे जो पानी गिरता है उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, जिसको हम पैप्समियर रिपोर्ट बोलते हैं, वो कराना ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ों से ये बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को हम अटका सकते हैं। और अभी अधिकतर बीमारी महिला में कौन सी चल रही है? महिलाओं को अगर हम शादी बीमारी के बारे में बोले तो उम्र के हिसाब से, जैसे कि छोटे उम्र में आजकल हम बहुत देखते हैं कि बच्चा नहीं रुकने की, इनफर्टिलिटी की समस्या देखा जाता है, जिसमें अंडेदानी में कुछ पानी की गांठ है, अंडेदानी में खून की गांठ जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, वो समस्या देखा जा सकता है। दूसरी साधारण समस्या में हम बोलते हैं कि फाइब्रोइड की गांठ बनती है बच्चेदानी में, जो कि वो सादी गांठ है, कैंसर की गांठ नहीं है, पर जिसकी वजह से माहवारी, हैवी मासिक आना, वो सारी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी समस्याओं में हम बोलते हैं तो उसमें कैंसर हो सकता है बच्चेदानी का, बच्चेदानी के मुंह का, अंडेदानी में गांठ बन के अंडेदानी का कैंसर, स्तन कैंसर। तो ये विविध प्रकार की प्रॉब्लम्स महिलाओं को हर एक उम्र में हो सकती है। जी वैसे बताइए कि न्यूरो फिजिशियन है आप, तो लोगों को इस बीमारी से बचने हेतु क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर केवल चांगड़िया है। मैं सिम्स अस्पताल अहमदाबाद से आया हूँ। जी मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ। सो ब्रेन रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो मैं ट्रीट करता हूँ। तो आजकल सबसे ज़्यादा ब्रेन रिलेटेड जो चीज़ बढ़ गई है वो है, उसका कारण है लाइफस्टाइल चेंजेस। जी तो हम पहले जैसी लाइफस्टाइल थी, जैसा फिजिकल वर्क हम करते थे वैसा आजकल नहीं है। जी तो मैं ऐसा ही बताऊंगा कि आप सुविधाओं का उपयोग करिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने शरीर का भी उपयोग करिए। जब जहाँ पे ज़रूरत हो उतना ही सुविधा का उपयोग करिए। जितनी आपकी लाइफ सिंपल रहेगी, आपकी ज़िंदगी एकदम सामान्य रहेगी, उतना ही आपको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम कम होगी। अपना काम खुद करिए, हमेशा लिफ्ट का इस्तेमाल मत करिए, थोड़ा सीढ़ियाँ भी यूज़ करिए जिससे थोड़ा एक्सर्शन बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कसरत करने से सिर्फ और सिर्फ शरीर का एक्सरसाइज होता है, ऐसा नहीं है। ये मेंटल एक्सरसाइज भी उससे होता है, ठीक है। और बाकी तो हमेशा खुश रहिए, और कोई भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर केवल चांगड़िया। कहाँ से? मैं मरेंगो सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद से हूँ। मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ। सर परिचय दिया। मैं डॉक्टर सत्य गुप्ता हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद से। आज हम यहाँ पे कैंप के लिए आए हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बांसवाड़ा में हार्ट के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा है और कोई पेशेंट का एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो रखा है। काफ़ी पेशेंट को भी प्रॉब्लम है, जिनको हमने सजेस्ट किया है कि आप भी एंजियोग्राफी या कुछ करवाइए तो आगे बीमारी का पता चले। तो अभी हम यहाँ पे सब पेशेंट्स की जाँच कर रहे हैं। सर आजकल हिंदुस्तान के अंदर से देखा जा रहा है कि आदमी जिम में जाता, कसरत करता और उसी समय डेथ हो जाती है, नाचता हुआ डेथ हो जाती है, चलता हुआ डेथ हो जाती है। सर ये क्या बीमारी हो रही, कोरोना के कारण हुआ है क्या, उसकी वैक्सीन के कारण हो रहा है सारा है? नहीं, इसको अपन पूरी तरह से कोरोना या वैक्सीन को ब्लेम तो नहीं कर सकते। अब लोगों को अवेयरनेस बढ़ गई है। अभी अपने जो वीडियो वगैरह पहले इतने नहीं होते थे, पहले भी ऐसा होता था लेकिन वो पता नहीं चलता था। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है कि आज के ज़माने में यंग लोगों को स्ट्रेस लेवल या जो टेंशन काफ़ी ज़्यादा उनको रहता है, स्मोकिंग की हैबिट्स भी काफ़ी बढ़ गई है और लोग जिम में भी जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ही कुछ करते हैं, तो इसलिए ऐसे हादसे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों को पता नहीं होता, उन लोगों को थोड़ा वार्निंग सिम्टम्स मिलते भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग इग्नोर करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर कुछ प्रॉब्लम या कुछ रहता है, भले गैस जैसा रहता है, तो एक बार आपको ज़रूर से जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए और प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेके ही आगे जिम में भी ओवर एग्जर्शन नहीं करना चाहिए। और सर 20 साल से 30 साल की उम्र के अंदर ही आजकल सबसे ज़्यादा ये हो रहा है। यूथ एकदम मतलब आज लोकसभा के अंदर, कल 4 दिन पहले राज्यसभा के अंदर रवि किशन ने सांसद ने मामला उठाया था कि भाई क्या हो रहा है ये हिंदुस्तान के अंदर। हो रहा है जो सब अपन लोगों की आंखों के सामने ही हो रहा है। आप खुद देखते हो कि आज एक्सरसाइज का लेवल लोगों का बहुत कम हो गया। कहाँ एक्सरसाइज करते हैं, अपनी यंग जनरेशन एक्सरसाइज नहीं करती है। सेकंड चीज़, उनको जो व्हीकल का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। पहले थोड़ा बहुत भी चलना था तो हम चल के जाते थे, आजकल घर से बाहर निकलते ही हम व्हीकल का यूज़ करते हैं। और स्ट्रेस लेवल तो ये, और खाने पीने में भी अगर आप देखोगे तो यूथ लोगों में जो फास्ट फूड है, फैटी फूड है, फ्राइड आइटम है, वो कितना कुछ खाते हैं।
तो ये सब जो चेंजेज हुए वो अपन को दिख रहे हैं और अपन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक अगर अपन नियमित एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम खाने पीने में अपना ध्यान रखेंगे, अपन रेगुलर चेकअप करवाएंगे, हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हम ये बड़ी बीमारी से बच पाएंगे। कि ये भी हो सकता है कि जिम के अंदर हैवी स्टेरॉइड्स लेने से भी लोग क्या करते हैं कि जो एक्सरसाइज रूटीन में करनी चाहिए उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं। आप जो देख रहे हैं जिम ट्रेनर और या जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर एग्जर्शन करते हैं उनके अंदर ही ऐसा हो रहा है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे इससे बचाव के मैं लिए? यही सलाह देना चाहूँगा कि आप खास खाने पीने का ध्यान रखिए, आप फैटी फूड या फ्राइड आइटम को अवॉइड कीजिए, रेगुलर आप नियमित व्यायाम कीजिए और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ों का बैलेंस से ज़िंदगी जिएंगे तो शायद आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, डॉक्टर की जरूरत, हम डॉक्टर लोग हम पेशेंट का इलाज तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उस बीमारी से कैसे बचा जाए उसके ऊपर भी हम हर बार पेशेंट को फोकस करते हैं और पेशेंट को बताते हैं कि उनकी फैमिली को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। तो डॉक्टर का प्रोफेशन इसलिए नोबल माना जाता है कि हम बीमारी का इलाज तो करते हैं, लेकिन हम पेशेंट से पूरे परिवार को भी समझाते हैं कि आपको बीमारी नहीं है उसके लिए क्या करना है। तो इसलिए हम अपन पर्यावरण को लेकर भी बहुत ही अनकम्फर्ट भी हो गए हैं, बिल्कुल कोई लोग अवेयरनेस नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? पर्यावरण में भी चेंज तो काफ़ी हुआ, जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ गया है, तो उसमें आप देख रहे हो पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो गया है। और पॉल्यूशन एक मेन चीज़ है जो अपने हार्ट को भी इफेक्ट करता है, लंग्स को भी इफेक्ट करता है, ओवरऑल बॉडी की वेल बीइंग को इफेक्ट करता है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जो जानवर जो जंगल में रहते हैं वो ज़्यादा जीते हैं, और जिन जानवर को आप पिंजरे में बंद कर देते हो उनको हम नॉर्मल फूड देते हैं या उनका एनवायरनमेंट उनको हर समय स्ट्रेस को एक्सपोजर करते हो, उनकी उम्र वैसे ही कम हो जाती है। तो एक स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है और एनवायरनमेंट एक ऐसा फैक्टर है कि उसमें पेशेंट अगर स्ट्रेस में रहता है या एनवायरनमेंट उसको अगर सूटेबल नहीं मिलता तो उसकी लाइफ वैसे ही कम हो जाती है। तो इसलिए एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी के अंदर। थैंक यू सर। यस सर। नाम? डॉक्टर हेमल शाह, मैं कान नाक गले का विशेषज्ञ हूँ। मेरेंगो सिम्स अस्पताल में कंसल्टेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। सर आजकल कौन सी ज़्यादा बीमारी नाक कान गले में देखने में आ रही है सर? आज जैसे अभी विंटर मंथ शुरू हो रहा है तो विंटर में आए दिन हम सर्दी खांसी जुकाम वाले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसके साथ साथ जिनको लंबे टाइम से सर्दी खांसी जुकाम होती है उसको नाक के मस्से होने का, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा जैसी बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। वैसे केसेस हम बार बार देख रहे हैं। जैसे नाक में पकड़ने की वजह से कान भी बहना शुरू हो जाता है, तो कान में बहाव, कान के पर्दों में छेद, कानों में सड़न, ये सारे केसेस अभी इस माह में शुरू हो गए हैं। तो ऐसे मामलों में हम इसलिए पेशेंट को सावधानी बरतने की सलाह देते हैं कि कान में ड्राइनेस रखें, कान में पानी ना जाने दें, कान में खुजाना बंद करें, और सर्दी जुकाम कुछ भी हो तो मास्क पहनना रखें ताकि आपके घर में कोई भी बूढ़े बच्चे हों तो उनको लगे नहीं, और जिनको एस्थमा और ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो उनको परेशानी ना हो। सर जैसे आपने बताया कान के अंदर लोग खुजाते हैं बहुत ज़्यादा, तो भारत तो गाँवों का देश है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ गाँव के लोग सबसे ज़्यादा कान को खुजाते हैं। शहर में भी ऐसे लोग जो पढ़े लिखे करते हैं, फिर तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, फिर आपके लोगों के पास आना पड़ता था। आप उनको क्या सलाह देंगे सर? देखिए, गांव के लोगों में खाली फ़र्क इतना रहता है कि गांव के लोगों में कान के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी देखने को नहीं मिलती, जो कि शहरों में थोड़े एजुकेशन की वजह से या मान लीजिए कि उनके अवेयरनेस की वजह से उनको पता रहता है कि कान में ये नहीं करना है। गांव के लोगों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी हो, खुजाल ऐसी चीज़ है कि जो जितना भी खुजाओगे उतना ज़्यादा खुजली मचेगी। कान के अंदर आप बिना देखे कुछ भी डाल रहे हो, आपको पता नहीं है कि कहाँ तक जा रहे हो, और पर्दा अगर एक बार फट गया तो उसके बाद वो सीलेगा नहीं, उसके लिए नया पर्दा डाल के ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो इतने एक्सटेंट तक आने से पहले सबसे पहले तो कान में खुजाना बंद करना चाहिए, कान में पानी ना जाए उसका ध्यान रखना चाहिए, और जब भी सर्दी जुकाम हो तुरंत ही उसकी दवाई करवानी चाहिए, बिकॉज सर्दी जुकाम की वजह से भी कान में छेद होना और बहाव आने की संभावना ज़्यादा रहती है। कई लोग क्या करते हैं, जब कान में दर्द होता है तो सरसों के तेल को गर्म करके कान में डाल देते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये सही बात नहीं है। कान में अगर दर्द होता है तो सबसे पहले तो दर्द की वजह जानना ज़रूरी होता है। अगर सरसों के तेल को गर्म करके कान में डालोगे और पर्दा सूजा हुआ होगा तो वो अच्छा करने की जगह परेशानी खड़ी कर सकता है। इसीलिए कान को दिखाए बिना कुछ भी कान में ड्रॉप्स या तेल डालने की कोशिश न करें। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।